हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देते हैं। Everyone mark your attendance. विजुअल है? यस सर। ओके ओके, सब लोग अपने अटेंडेंस को मार्क कर लो। रोहित कुमार इंटर, कौन कौन है भाई? रोहित, अभिषेक, राम, कर दो एडमिट। हो गया सबका? यस सर। ओके ओके। ओके, देखो सब, हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन 3D ओके। ठीक है, चलो देखो, लास्ट क्लास में हम क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बताए थे कि हमारा क्रॉस स्लोप कैम्बर दोनों एक ही चीज होता है। अब क्रॉस स्लोप कैम्बर क्या होता है इसके बारे में बता दिए थे कि ये हमारा क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर हमारे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रोड सरफेस में प्रोवाइड किया जाता है।
और इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो रेन वाटर आए हमारे रोड सरफेस पे वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट ये बताए थे कि हमारा अगर क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर प्रोवाइडेड है रोड पे तो ये क्या क्या हमको करके देता है। उसमें बताए थे कि ये हमारे मटेरियल को या फिर बिटुमिन को स्ट्रिपिंग से बचाता है, स्वेलिंग और हीबिंग से बचाता है हमारे सबग्रेड को। फिर हम ये भी बताए थे कि हमारे व्हीकल को स्लिपिंग से बचाता है, फिर ग्लेयर से भी हमारे जो बेड पेवमेंट सरफेस है उसको बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि हम इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ऊपर सब कुछ बता दिए थे कि हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सबको दिख रहा ही होगा कि हम इसको परसेंटेज और इसको हम लोग आई थिंक परसेंटेज और यहाँ पे इसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि जो भी हमारा क्रॉस स्लोप है या फिर कैम्बर है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में भी हम बता दिए थे, बस हमको ये बताना था कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोड और पर्टिकुलर रोड रेनफॉल में हमारा कितना कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्रॉस स्लोप होता है या फिर कैम्बर है, ये एक मिनट, ये जो हमारा क्रॉस स्लोप है या फिर कैम्बर है इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। एक होता है तुम्हारा टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, मतलब तुम्हारा पेवमेंट सरफेस जो है वो किस टाइप का है। तो नीचे देखेंगे 4-5 टाइप का हमारे पास पेवमेंट सरफेस होता है। तो जिस टाइप का हमारा पेवमेंट सरफेस होगा उसके बाद हमारा जिस टाइप का रेनफॉल होगा उसी के बेसिस पे हम अपने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड करते हैं। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सब, ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड वुड बी कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड इफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मोर एंड पेवमेंट सरफेस इज परमिएबल। तो ये पॉइंट भी बता दिए थे कि तुम अपने कैम्बर को या फिर तुम अपने क्रॉस स्लोप को तुम अपने कैम्बर को या फिर तुम अपने क्रॉस स्लोप को ज़्यादा प्रोवाइड करोगे कब, जब तुम्हारा रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा तो हमको पता है यहाँ से सारा का सारा पानी हमारे रोड सरफेस पे आएगा, यहाँ से सारा का सारा पानी हमारे रोड सरफेस पे आएगा। तो चूंकि ये हमारा रोड सरफेस यहाँ पे देखो थोड़ा कम स्लोप है इसका, अगर इसका ज़्यादा स्लोप कर दिए डेट मीन्स इसके स्लोप को अगर हम इंक्रीज कर दिए मीन्स हमारा स्लोप कुछ ऐसा चला गया, ऐसा। तो क्या होगा, हमारा बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा और जो है आके यहाँ से सीधे सीधे ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हम ये बोला इस लाइन में कि तुम अपने क्रॉस स्लोप को ज़्यादा रख सकते हो या फिर बढ़ा सकते हैं, कब, किस केस में, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो और पेवमेंट सरफेस इज परमिएबल। हमको पता है कि ये जो हमारा पेवमेंट का सरफेस है पूरा का पूरा नीचे, ये हमारा परमिएबल है। परमिएबल कहने का मतलब कि ये हमारे वाटर को पास कर दे रहा है, ये हमारे वाटर को पास कर दे रहा है। तो जैसे ही वाटर पास कर कर के हमारे सबग्रेड के पास आ जाएगा, सॉइल के पास आ जाएगा, तो सॉइल में क्या होगा कि इसका स्वेलिंग हो जाएगा। अगर सॉइल में हमारी स्वेलिंग हो गया तो फिर ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा सॉइल नीचे अपहीविंग और स्वेलिंग हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और जब नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो ये ऊपर वाले पोर्शन पे अपना प्रेशर लगाएगा, तो ऊपर वाले पोर्शन फिर उसके ऊपर वाले फिर उसके ऊपर वाले। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे सरफेस पे क्रैकिंग आने लगता है। सरफेस पे क्रैकिंग आने लगा तो फिर समय से पहले हमारा रोड जो है पूरा का पूरा या फिर पेवमेंट जो है वो टूट जाएगा। तो हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमको पता है कि हमारा पेवमेंट सरफेस परमिएबल है तो हम वहाँ पे क्रॉस स्लोप को बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे जैसे ही क्रॉस स्लोप ज़्यादा है तो बरसात का पानी ही हमारा अंदर सीप करके जाएगा या फिर अंदर जो है पेंट्रेट करके जाएगा, मतलब हमारे लेयर को परमिएबल है तो वहाँ से पास करके जाएगा, तो रुकने ही नहीं देंगे। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे बोला। अब जो पार्टिकुलर वैल्यू है हमारे टाइप ऑफ रोड सरफेस के बेसिस पे हमारे क्रॉस स्लोप का, उसके पॉइंट को देख लो नीचे। देखो यहाँ पे याद रखना इन सारे के सारे वैल्यू को। यहाँ पे टाइप ऑफ रोड सरफेस हम देख लिए, टाइप ऑफ रोड सरफेस में एक है हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड सरफेस, सीमेंट कंक्रीट रोड सरफेस, और इसी में लिखा हुआ है हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, मतलब थोड़ा सा हमारा थिक टाइप का बिटुमिनस सरफेस यहाँ पे यूज हुआ है। और सीमेंट कंक्रीट
यहाँ पे लिखा सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो सरफेस है हमारा, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में तुम्हारा परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी लो है। इस सरफेस का परमेबिलिटी तुम्हारा लो है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा सीमेंट कंक्रीट सरफेस होगा या फिर थिक बिटुमिनस सरफेस होगा, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस कहने का मतलब थिक बिटुमिनस सरफेस। तो जो तुम्हारा थिक बिटुमिनस सरफेस होगा, उस बिटुमिनस सरफेस का परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी परमेबिलिटी बहुत कम होगा, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट है उससे पानी तुम्हारा पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख दिए कि हमारा जो ये इस टाइप का पेमेंट है उसमें तुम्हारा परमेबिलिटी लो। अब यहाँ पे देखो थिन बिटुमिनस सरफेस, ये भी एक रोड सरफेस ही है, थिन बिटुमिनस सरफेस। अब थिन बिटुमिनस सरफेस है, इसका परमेबिलिटी मान के चलो 1 था, तो इसका परमेबिलिटी आ जाएगा 2। ऐसे ही वैल्यू, रैंडम वैल्यू लेके बता रहे हैं। फिर वाटर बॉन्ड मैकेडम एंड ग्रेवल पेमेंट, इसका जो परमेबिलिटी होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा 3। अर्दन रोड है, अर्दन रोड मतलब वो मिट्टी वाला, मिट्टी वाला में हमको पता है कि उसका परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉइल सीधे अलाउ कर देगा वाटर को नीचे जाने के लिए। तो बस एक रैंडम वैल्यू है कि इसका परमेबिलिटी 4। तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारा सबसे बॉटम वाला रोड है, बॉटम वाला मतलब अर्दन रोड है, इसका परमेबिलिटी सबसे हाई होता है। तो परमेबिलिटी सबसे हाई, हमको पता है कि परमेबिलिटी सबसे हाई है, तो हम यहाँ पे अपना जो भी क्रॉस स्लोप होगा या फिर कैम्बर का वैल्यू आएगा, उसके वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे। और पीछे बता ही दिए थे कि हम अपने क्रॉस स्लोप को, कैम्बर को या तो परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं या फिर फ्रैक्शन में रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये 2% है, तो इसको 2/100 लिख सकते हैं, 2/100 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2/100 को हमको पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके 1:50 कर सकते हैं, 1:50 कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे क्रॉस स्लोप दिया हुआ है 1/50 दिया हुआ है, या फिर 1/50। दैट मीन्स एक डाइज होगा कब, जब हम इधर 50 जाएंगे, तो मतलब 50 तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, पीछे सारा का सारा बता चुके थे ये सब, 50 हॉरिजॉन्टल, तो तुम्हारा 1 वर्टिकल। और इसी वैल्यू को एन वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं, एन। स्मॉल एन भी कहीं कहीं इसको दिखाते हैं, तो स्मॉल एन बोल देता है, कहीं कहीं इसको कैपिटल एन बोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसको अब क्लियर कर देते हैं, यहीं पे रहने दो। अब देखो तुम्हारा जो टाइप ऑफ रोड सरफेस है, एक हो गया तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट, एक हो गया तुम्हारा थिन बिटुमिनस सरफेस, एक हो गया तुम्हारा WBM, एक हो गया तुम्हारा अर्थन रोड। अब यहाँ पे देखो रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप या फिर रेंज ऑफ कैम्बर, रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप और रेंज ऑफ कैम्बर कैसे वैरी करता है इसको देख लेते हैं। अब मेरा जो सीमेंट कंक्रीट है, जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है या फिर रोड सरफेस है, हैवी रेन के केस में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो उस केस में हम अपने क्रॉस स्लोप को 2% रखेंगे। ठीक है, फिर नीचे आते जाओ। वही अगर तुम्हारा थिन बिटुमिनस सरफेस है, उस केस में हम अपने हैवी रेन के केस में अपने जो भी हमारा ये आई थिंक क्या बोल रहे हैं इसको, कैम्बर होगा, वो 2.5% होगा। वही WBM है तो 3%। वही अगर अर्दन रोड है तो इसमें हम इसको 4% अपना रखते हैं। तो जो भी वैल्यू है इसको माइंड में रखना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर लाइट रेन है, बारिश उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, और हमारा पेमेंट सरफेस भी ऐसा है जिसमें कि जिसका परमेबिलिटी कम है, तो यहाँ पे हम 1.7% देते हैं। फिर हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस है, यहाँ अपना 2% देते हैं। यहाँ पे हमारा WBM एंड ग्रेवल पैटर्न है, यहाँ पे 2.5% देते हैं। यहाँ पे हम अपना अर्दन रोड है, और यहाँ पे रेन भी लाइट है, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी का बारिश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको 3% देते हैं। याद रखने के लिए देखो ऐसे इसको याद रख सकते हो, यहाँ पे देखो सब, ये यहाँ का 2% यहाँ पे आ जाता है, यहाँ का 2.5% यहाँ पे आ जाता है, यहाँ का 3% यहाँ पे आ जाता है। तो बस 2-3 अगर रेंज याद रखोगे, 2%, 2.5%, 3%, 4%, तो तुमको पता चल जाएगा कि 2, 2.5, 3 तो हमारा उधर चला जाएगा, 1.7% ऊपर बस याद रख लेना।
ठीक है, तो ऐसे याद करने के लिए बताया। बाद बाकी ये तुम्हारा IRC का रिकमेंडेशन है, सारा का सारा वो इंडिया के हर एक साइड पे जाके ऑब्जर्व करके, रोड के सरफेस को देख के, उसके बाद रेनफॉल की इंटेंसिटी को देख के ये अपना क्रॉस स्लोप का रेंज दिया। तो ये सारा का सारा तुम्हारा रिकमेंडेड वैल्यू है, किसके द्वारा? IRC के द्वारा। तो ये पूछता भी है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ भी देता है कि अगर तुम्हारा WBM रोड है और तुम्हारा अगर हैवी रेन हो रहा है तो वहाँ पे तुम अपने क्रॉस स्लोप को कितना रखोगे। तो इस सारे के सारे चीज को याद रखना, इन सारे के सारे वैल्यू को याद रखना। दूसरा क्या टोटल से, दूसरा नोट पॉइंट में देखो क्या क्या बताया हुआ है। नोट का फर्स्ट पॉइंट है कि क्रॉस स्लोप फॉर शोल्डर शुड बी केप्ट मोर देन दैट ऑफ पेमेंट। जो भी तुम्हारा, जैसे देखो आगे अभी हम देखेंगे कैरेज वे या फिर विड्थ ऑफ पेमेंट। ये जो हमारा कैरेज वे होता है, इसी के बगल में हम अपने ये शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। और शोल्डर क्या होता है, ये भी हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का एक पार्ट है। तो आगे देखेंगे, ऐसे हमारा रोड जाते जा रहा है, ऐसे पूरा का पूरा रोड जाते जा रहा है, इसके बगल में भी शोल्डर, जिसको हम लोग फुटपाथ बोलते हैं, वो जाते रहता है। फुटपाथ अलग चीज़ है, शोल्डर तुम्हारा अलग चीज़ है, लेकिन लेमैन की भाषा में शोल्डर को ही हम लोग फुटपाथ बोल देते हैं। तो इसके बगल में तुम्हारा फुटपाथ जाते रहता है। जनरली क्या है कि हमारा IRC बोला कि जो हमारा ये विड्थ ऑफ पेमेंट है, ये विड्थ ऑफ पेमेंट है, तो इसका जो हम क्रॉस स्लोप रखेंगे, इसका जो हमारा क्रॉस स्लोप आएगा, इसका जो हमारे पास क्रॉस स्लोप आएगा या फिर जो कैम्बर आएगा, उससे ज़्यादा क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर हमको शोल्डर का रखना है। इस शोल्डर का हमको और उससे ज़्यादा रखना है स्लोप। क्यों ज़्यादा रखना है? क्योंकि हमारा ये जो शोल्डर है, ये जो शोल्डर है, ये हमारे पेवमेंट से ही सटा हुआ है, पेवमेंट के जस्ट एडजेसेंट में है। तो पेवमेंट के एडजेसेंट में है, अगर मान के चलो ये जो हमारा शोल्डर था उसके स्लोप को हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसके स्लोप को हम मान के चलो थोड़ा सा इससे क्रॉस स्लोप से बढ़ा दिए, तो ठीक है। अगर क्रॉस स्लोप के हम अपने पेवमेंट के क्रॉस स्लोप से इसके शोल्डर को क्रॉस स्लोप को बढ़ा दिए, मतलब कुछ इस टाइप का हम अपना यहाँ पे अपना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही अपना ऐसा क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर देंगे या फिर कैम्बर, तो हमको पता है ये शोल्डर का स्लोप बढ़ गया। तो जो भी बारिश होगा यहाँ पे, ये भी यहीं पे जाके जम जाएगा, ये इसी पोर्शन पे जाके देखो सारा का सारा एक्यूमुलेट होके जम जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका बारिश हमारे पेमेंट सरफेस के ऊपर ही आ जाए और ये इधर का बारिश ड्रेन आउट ही ना हो जाए। तो समय के साथ क्या होगा कि ये हमारा रोड जो है, जो नॉट परमिएबल था, बहुत टाइम तक यहाँ पे बारिश रह जाएगा, तो ये हमारा धीरे 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 कहीं सीव करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो शोल्डर है उसका भी क्रॉस स्लोप हमारे एडजेसेंट पेमेंट के क्रॉस स्लोप या फिर स्लोप से ज़्यादा हो, ताकि जैसे ही पानी आए ये ज़्यादा और स्टीप रहेगा, पूरा का पूरा पानी यहाँ से शोल्डर से भी निकल जाए। क्यों? क्योंकि शोल्डर भी हमारा एडजेसेंट है हमारे पेमेंट के, तो शोल्डर से भी चांसेस रहता है कि पानी सीव कर करके हमारे सॉइल सबग्रेड के पास पहुंच जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पेवमेंट पे ही पानी ना रुके, इनफैक्ट हमारे शोल्डर से भी पानी जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो जाए। तो वही ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारा शोल्डर रहता है, वहाँ पे भी हम अपने क्रॉस स्लोप को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं पेवमेंट के, ताकि जो है वो हमारे पानी का जो एक्यूमुलेशन है वो हमारे पेमेंट के पास ना हो। यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? पेमेंट सॉरी, क्रॉस स्लोप फॉर शोल्डर शुड बी केप्ट मोर देन दैट ऑफ पेमेंट, सो दैट टू अवॉइड अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एट जंक्शन ऑफ टू। जंक्शन ऑफ टू कहने का मतलब पेमेंट और तुम्हारा जो शोल्डर का है सरफेस, वहाँ पे। फिर क्या बोला? ये सारा का सारा IRC का रिकमेंडेशन है, इसलिए ध्यान रखना, सब नोट पॉइंट है। क्या बोला? क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी 0.5% मोर देन क्रॉस स्लोप ऑफ एडजॉइनिंग पेमेंट। जो भी तुम्हारा शोल्डर का क्रॉस स्लोप होता है, वो तुम्हारा 0.5% ज़्यादा होता है, किससे? जो तुम्हारा बगल में पेमेंट है उससे। उसके बाद बोला, तुम्हारा क्या बोला कि जो भी तुम्हारा मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो तुम्हारा 3%, तो शोल्डर का 3% शोल्डर का क्रॉस स्लोप का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 5% होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू 5% हमको लगता है ये अर्दन रोड के, जहाँ अर्दन रोड होगा या फिर अर्दन पेवमेंट होगा, अर्दन रोड भी होगा और अर्दन पेवमेंट भी होगा, वहाँ पे हम अपने शोल्डर के क्रॉस स्लोप को हम अपना 5% देंगे। तो यहाँ पे नीचे एक वैल्यू दे दिया, अच्छा वैल्यू है, देख लो सब क्या है।
इसको इसको थोड़ा क्लियर कर दिए। तो वही पॉइंट बोला कि जो भी तुम्हारा शोल्डर है उसका क्रॉस स्लोप हम लोग ज़्यादा रखेंगे अपने पेवमेंट से, ताकि हमारा जो भी वाटर का अकोमोलेशन हो वो जंक्शन पे ना हो पाए। जंक्शन यानी तुम्हारा पेवमेंट और शोल्डर के पास ना हो पाए। अब कितना ज़्यादा रखते हैं, तो इसको जो भी हमारा शोल्डर रहता है उसके क्रॉस स्लोप को 0.5% हम लोग ज़्यादा रखते हैं। किससे? जो हमारा पेवमेंट रहता है उससे। उसके बाद हमारा आईआरसी बोला कि देखो मिनिमम वैल्यू तो तुम जो भी तुम्हारा क्रॉस स्लोप होगा शोल्डर का उसका 3% तो रखना ही है, मैक्सिमम वैल्यू तुमको 5% तक अलाउ करना है। तो यहाँ पे हम अपना लिख सकते हैं 5%। 5% से तुम्हारा 5% से तुम्हारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो सी एस ऑफ शोल्डर क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर ऐसे इंडिकेट कर दिया, इजकल टू 0.5% ऑफ क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट शुड नॉट बी लेस देन 3% एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। तो ये जो रेंज है इस रेंज को याद रखना कि हम अपने शोल्डर के क्रॉस स्लोप को 0.5% ज़्यादा रखते हैं अपने पेमेंट के क्रॉस स्लोप से। मैक्सिमम वैल्यू हमको 5% तक लेके जाना है अपने शोल्डर का, और मिनिमम वैल्यू हमको 3% से कम अपना नहीं रखना है। नेक्स्ट देखो यही तुम्हारा शोल्डर था जो पीछे अभी बता रहे थे, ये तुम्हारा शोल्डर था, ये तुम्हारा पूरा का पूरा पेमेंट का कैरेज वे है, ये तुम्हारा पेमेंट का कैरेज वे है, और ये इसके पे प्रोवाइडेड तुम्हारा कैम्बर है। तो देखो इसका जो स्लोप था थीटा पी वो तुम्हारा कम है, थीटा पी ये तुम्हारा कम है थीटा एस से, इसका स्लोप तुमको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो वही नीचे लिख दिया थीटा एस इज ग्रेटर देन थीटा पी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान के चलो कि जो भी अच्छे से सब लोग सुनो, जो भी हमारा क्रॉस स्लोप होता है, पूरा कहानी पहले सुन लो फिर आगे बता देते हैं। जो भी हमारा क्रॉस स्लोप होता है या फिर कैम्बर होता है उसको हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर मान के चलो किसी जगह पे हमको क्रॉस स्लोप का एक वैल्यू है, उतना ही प्रोवाइड करना है हमको। अगर मान के चलो कोई एक जगह है जो कि मान के चलो ये रांची रांची है, वहाँ पे हम रोड बना रहे थे, कोई ऐसा साइट आया जहाँ पे हम अपना क्रॉस फ्लो को प्रोवाइड करना था हमको। कितना क्रॉस स्लोप था इसको कि हमको प्रोवाइड करना था 3%, और हम वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए मान के चलो 4%। तो यहाँ पे हम देखें कि हमको अपने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड करना था 3%, लेकिन हम प्रोवाइड कर दिए 4%। डैट मीन्स ये जो हमारा कैरेज वे का पहले 3% था, ऐसे ऐसे हमारा 3% था, लेकिन अब इसके स्लोप को बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि यही रोड मेरा अब ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्रॉस स्लोप या फिर क्या जो हमारा कैम्बर है उसके हम अपने स्लोप को बढ़ा चुके हैं। अब मान के चलो जब हम लोग ज़्यादा क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे ये ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत आएगा क्या? कोई बताओ हमको। नो सर। ओके। नो ड्रेन सर, हाँ ठीक है। तो हमारे ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमारा यहाँ पे भी इतना ही ये स्टीप था 3%, तो बारिश का पानी आएगा ये यहाँ से सीव आउट हो जाएगा बाहर या फिर ड्रेन आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी बारिश आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा स्लोप है तो यहाँ से ये जो है यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हम इससे क्या समझे कि अगर हमारा किसी प्लेस पे क्रॉस स्लोप हमको जितना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हम प्रोवाइड कर दिए तो हमारे ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। अब कौन-कौन सा प्रॉब्लम आता है? ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जितना पानी जितना तेज़ी से निकल रहा था उस स्लोप और ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा तेज़ी से और पानी मेरा निकल जाएगा। लेकिन क्या-क्या प्रॉब्लम आएगा ये कोई बता सकते हो क्या? कंफर्ट नहीं सर मिलेगा वह गाड़ी चलाने में। ठीक है। कोई बोला कि सर हमारा जो भी व्हीकल होगा वो हमारा टॉपल कर सकता है। मतलब ये ज़्यादा स्लोप है, यहाँ से एक ट्रक है, हेवी लोडेड ट्रक है, यहाँ से बेचारा वो ट्रक जा रहा था, तो हो सकता है इस ट्रक के टॉपलिंग का चांस है। तो ये बात हो गया कि जो तुम्हारा स्लो मूविंग व्हीकल है और हेवी लोडेड व्हीकल है या फिर ओवरलोडेड व्हीकल है उसके टॉपलिंग का चांसेस है। अगर तुमको जो डिज़ायर्ड वैल्यू था 3%, अगर 3 से तुम 4 साढ़े 4 कर दिए, 4% कर दिए, स्लोप ज़्यादा कर दिए, तो हो सकता है कि तुम्हारा वहाँ पे टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल हो जाए। दूसरा चीज़, तुम्हारा बहुत सारा का सारा व्हीकल का टेंडेंसी होगा कि वो तुम्हारा इधर ना जाए, इधर जाएगा तो उसको पता है कि उसका भी टॉपलिंग हो सकता है, भले ही फास्ट मूविंग व्हीकल क्यों ना हो,
ये इसीलिए ये स्लो मूविंग व्हीकल है, इसको पता है कि अगर हम इधर चलेंगे तो हमारा टॉपलिंग हो सकता है। इसीलिए ये भी बेचारा क्या करेगा, ये भी तुम्हारे सेंटर लाइन की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे तुम्हारा सेंटर लाइन की तरफ तुम्हारा ये पूरा का पूरा व्हीकल चलेगा, सेंटर में ही तुम्हारा टेंडेंसी होगा सारे के सारे व्हीकल का चलने का। सारा का सारा व्हीकल अगर सेंटर पे चलेगा तो हमको पता है कि हमारा एक्सीडेंट भी, सब व्हीकल इधरे चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, हम अपने पेमेंट को पूरे के पूरे रोड के यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किए थे कि पूरा का पूरा हमारा रोड यूज़ होगा। लेकिन ये हमारा बस सेंटर लाइन ही यूज़ हो पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस कैपेसिटी के लिए हम अपने पेमेंट को डिज़ाइन किए थे, वो कैपेसिटी हमारा रोड फुलफ़िल नहीं कर रहा है। एक ही जगह से सारा का सारा व्हीकल पास करेगा तो समय के साथ हो सकता है कि पूरे के पूरे इसी सरफेस पे तुमको मिलेगा कि पूरा का पूरा सरफेस यहाँ पे रटिंग हो रखा हो। रटिंग एक हमारा पार्ट है हाईवे का ही, जो कि हाईवे मेंटेनेंस में हम देखें कि अगर हमारे सरफेस पे रटिंग हो जाता है, रटिंग को क्रैकिंग के रूप में समझ सकते हो कि बस एक ही जगह से सारा का सारा गाड़ी पास करेगा, एक ही जगह से एक ही स्पॉट से, तो हो सकता है टाइम के साथ वहाँ का जो भी सरफेस है वो धीरे धीरे हल्का हेयर क्रैक हो, फिर क्रैकिंग हो, फिर क्रैकिंग हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रटिंग फिनोमिना। तो आगे देखेंगे तो दो दो चीज समझे, टॉपलिंग हो सकता है, फिर सारे के सारे व्हीकल का टेंडेंसी होगा कि वो सेंटर लाइन की तरफ मूव करे। दूसरा ये भी हो सकता है कि तुमको अनकम्फर्ट महसूस हो, फिर तुम्हारे व्हीकल के ऊपर ड्रैग आ जाए, फिर तुमको ऐसा हो कि तुमको फटीग महसूस हो, थकान होने लगे, जब इतना इसी पे चल रहे हैं, टेढ़ा होके चल रहा है, व्हीकल भी हमारा टेढ़ा होके चल रहा है और हम भी पूरा का पूरा टेढ़ा है। अब 2-3 किलोमीटर तक टेढ़ा होते जा रहा है तो कमर भी टेढ़ा हो जाएगा। तो जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे तो लगेगा बाप रे! पूरा एकदम बदन दर्द हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा हमारा कारण है कि हम जहाँ हमको क्रॉस स्लोप जितना देना था, उससे अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या-क्या प्रॉब्लम था ये बता दिए। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो क्रॉस स्लोप का वैल्यू हो, उतना ही हम लोग डिज़ायर्ड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उसमें भी जो हमारा लोअर वैल्यू होता है, वही हम लोग अपना क्रॉस स्लोप का प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आगे यही 2, 4, 5 पॉइंट है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बता दिए थे, आई थिंक पिछले क्लास में, कि जो क्रॉस स्लोप होता है वो 3 टाइप का होता है। एक स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है, एक हमारा आई थिंक कौन-सा, हाँ, पैराबोलिक कैम्बर होता है और एक तुम्हारा होता है कंपोजिट कैम्बर। ये 3 टाइप का कैम्बर होता है। अब स्ट्रेट लाइन कैम्बर दैट मीन्स जो स्ट्रेट स्ट्रेट लुक करे, मतलब जो स्ट्रेट हमको दिखे, इस टाइप का कैम्बर। एक पैराबोलिक कैम्बर जो तुम्हारा इस टाइप का कैम्बर हो गया। फिर तुम्हारा एक कंपोजिट कैम्बर, कंपोजिट यानी उसमें स्ट्रेट लाइन भी हो, उसके बाद कुछ पोर्शन में उसका पैराबोलिक भी हो जाए, फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो ये बेसिकली 3 टाइप का हमारा कैम्बर है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। सेशन एक्सपायर हो जाए तो फिर ज्वाइन करना है, ये कहने वाला बात अब नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2 साल पहले का, ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2 ईयर पहले का क्वेश्चन। क्या बोला, द क्रॉस स्लोप, द क्रॉस स्लोप फॉर ऑन एक्सप्रेस हाईवे, ये फॉर को हटाओ, द क्रॉस स्लोप बोला, द क्रॉस स्लोप ऑन एक्सप्रेस वे क्या है ये भी पता है। द क्रॉस स्लोप ऑन एक्सप्रेस वे फॉर कैरिज वे एंड पेव्ड शोल्डर एंड एज स्ट्रिप विथ बिटुमिनस सरफेस इज 2.5% with rainfall exceeding 1000 mm and 2.2 नहीं and 2% फॉर प्लेस हैविंग रेनफॉल लेस देन 1000 mm। तो बोला कि अगर तुम्हारा एक्सप्रेस वे है, उस एक्सप्रेस वे पे हमारा जो भी कैरिज वे होगा, जो भी हमारा पेव्ड शोल्डर होगा, पेव्ड शोल्डर क्या है ये पता चल गया सबको, और जो हमारा एज स्ट्रिप होगा उसके क्रॉस स्लोप को हम लोग, अगर हमारा सरफेस बिटुमिनस सरफेस है तो उसके क्रॉस स्लोप को हम लोग 2.5% रखेंगे, अगर तुम्हारा रेनफॉल 1000 mm से ज़्यादा का है तो। दूसरा, यही अगर सेम का सेम चीज हो, लेकिन तुम्हारा अगर रेनफॉल 1000 mm से कम का है तो वहां पे हम लोग अपने क्रॉस स्लोप को 2% रखते हैं 2.5% की जगह। तो ये बोले तुम्हारा 2 साल पहले पूछा है, डेट मीन्स ये क्वेश्चन तुम्हारा 2018 में ईएस में पूछा है, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा है कि क्रॉस स्लोप हमारा एक्सप्रेस वे का कैरिज वे में कितना होता है जब बिटुमिनस सरफेस हो और रेनफॉल तुम्हारा 1000 mm से ज़्यादा का हो। तो ऑप्शन दिया था ए
2%, बी 2.5%, सी 3% और डी 4%। तो देख लेना, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इफ टू स्टीप क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इट रिजल्ट इन। बताएं दिए कि अगर हमको जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम लोग अपने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कर देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग एंड ओवरलोडेड व्हीकल टॉपल कर जाएगा। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ व्हीकल टू ट्रेवल अलोंग द सेंटर लाइन। तो इसी में और पॉइंट बता दिए कि हमारा जो भी एक्सीडेंट का चांसेस है वो हो सकता है। फिर जो भी जिस कैपेसिटी के लिए हम अपने पेमेंट को डिजाइन कर लिए थे वो हम उस कैपेसिटी को हम अपना फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मतलब हम जो अपना हमारा व्हीकल का डिजाइनिंग था इसके लिए था उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा कि अनकंफर्टेबल साइड थ्रस्ट एंड ड्रैग ऑन द व्हीकल। तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड पॉइंट है कि क्या होगा। नेक्स्ट एक और बता दिए थे कि फटीग भी हो सकता है, मतलब थकान भी लग सकता है। इसीलिए हम लोग जो भी क्रॉस स्लोप होता है उसके सबसे लोअर वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास अगर ऑप्शन है तो हम लोग हायर वैल्यू पे नहीं जाते, क्योंकि हायर वैल्यू पे जाने का क्या क्या होगा वो पता है। नेक्स्ट है क्रॉस स्लोप आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन कैम्बर। देखो ये पूरा का पूरा जो क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर है ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको कि हम लोग सेंटर लाइन को राइज करते हैं तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसको बोलते हैं हम लोग क्राउन। यहाँ पे क्राउन लिखा हुआ है, ये क्राउन। अब ये स्लोप है 1:n का, जो पीछे हम लोग देख के ही आए हैं। अब ये जो तुम्हारा एच है, मतलब हम अपने सेंटर लाइन को कितना उठा सकते हैं। तो हम अपने सेंटर लाइन को कितना उठा सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन कैम्बर में। इसके लिए हमारे पास है स्लोप 1/n, जो है हमारे पास स्लोप है 1/n। तो 1/n इक्वल टू एच हाफ बाई डब्लू टू हाफ। डब्लू जो है तुम्हारा विड्थ ऑफ पेवमेंट है, ये जो डब्लू है तुम्हारा ये तुम्हारा विड्थ ऑफ पेवमेंट है। तो ये 1/n इक्वल टू एच बाई डब्लू टू यहाँ से निकालोगे तो जो तुम्हारा एच आया, मतलब हम अपने सेंटर लाइन को कितना उठाएंगे, मतलब हमारे क्राउन का हाइट कितना होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। तो H इजिकल टू W/2n आया। इस फार्मूला को याद रखना कि हमारे स्ट्रेट लाइन कैम्बर के केस में H इजिकल टू W/2n आता है। W तुम्हारा जो है वो तुम्हारा विड्थ ऑफ पेवमेंट है और n जो है तुम्हारा जो स्लोप 1/n था उसका n वो पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, जस्ट वेट। चलो ये नेक्स्ट है तुम्हारा पैराबोलिक कैम्बर। तो पैराबोलिक कैम्बर देखो ये तुम्हारा पैराबोला के टाइप का है, ये तुम्हारा पैराबोला के टाइप का। इसको बनाना थोड़ा सा टफ काम होता है, इसलिए जनरली जो हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कैम्बर का ही बनाते हैं। ध्यान देना, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट जो होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कैम्बर का ही बनाते हैं। हम लोग पैराबोलिक कैम्बर में दूसरे टाइप का बिटुमिनस कैम्बर को, बिटुमिनस सरफेस को बनाते हैं पैराबोलिक कैम्बर टाइप का, मतलब या फिर पैराबोलिक कैम्बर उसमें प्रोवाइड करते हैं। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन कैम्बर उसमें प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है सब तुम्हारा वही विड्थ ऑफ तुम्हारा पेवमेंट है। ये तुम्हारा 1/n जो है तुम्हारा स्लोप है। ये यहाँ पे भी क्राउन है। ये तुम्हारा y इक्वल टू 2x² ये तुम्हारा पाराबोला का इक्वेशन है। पाराबोला का इक्वेशन है, यहाँ पे तुम x इक्वल टू W/2 पुट करके देखो। x ये जो वैल्यू है तुम्हारा, यहाँ पे जो x दिख रहा है यहाँ पे तुम W/2 पुट करके देखो, W/2 पुट करके देखो, फिर देखोगे तो यहाँ पे W/2 तो W²/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे h जो है वही तुम्हारा y के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखना, पैराबोला का जो इक्वेशन आया इसको याद रखना कि y इक्वल टू 2x² कंपोजिट कैम्बर हमारा स्ट्रेट लाइन साइड बाई साइड, सेंटर में हमारा पैराबोलिक कैम्बर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, इसको भी याद रखना कि हम अपने कंपोजिट कैम्बर को कैसे प्रोवाइड करते हैं या फिर कैसे बना। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, ये क्या आ गया यार।
चलो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होगा, इसलिए इसको ढक देते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रिफर्ड एज इट इजी टू ले, मतलब इसको बनाना आसान होता है। तो आई थिंक कैम्बर क्या था, कैम्बर को क्रॉस स्लोप भी बोलते थे। कैम्बर और क्रॉस स्लोप का क्या काम होता था, इसको कैसे डिफाइन किए थे ये बता दिए थे। उसके बाद बताए थे कि हम क्रॉस स्लोप कैम्बर प्रोवाइड करके क्या क्या कराते हैं, तो इसमें भी बता दिए थे क्या क्या कराते हैं। नेक्स्ट था कि हम लोग जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम अपने सेंटर लाइन ऑफ रोड को राइज कर देते हैं अपने स्ट्रेट रोड में, और हॉरिजॉन्टल कर्व में अपने आउटर एज को राइज कर देते हैं। फिर ये बता दिए थे कि क्रॉस स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शन में। फिर ये बताया कि जो भी हमारा क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पेवमेंट सरफेस पे और रेनफॉल पे। फिर ये भी बता दिए कि तुम्हारा अगर पेवमेंट सरफेस परमिएबल है और अगर हैवी रेन हो रहा है तो उस केस में हमको अपने क्रॉस स्लोप को कितना प्रोवाइड करना है। फिर ये भी बता दिए तुमको कि तुम्हारा अगर टाइप ऑफ रोड सरफेस, यानी अगर तुम्हारा जो भी रोड सरफेस होगा उसका क्या क्या कैम्बर का हमारा वैल्यू होगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट था तुम्हारा कि जो हमारा क्या शोल्डर है उसके क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर को कितना हम प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट था तुम्हारा कि जो भी हमारा ये क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर होता है वो अगर ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि हमारा कैम्बर क्रॉस स्लोप कितने टाइप का होता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। आई थिंक सब कुछ बता दिए। अब ये प्रॉब्लम तुम लोग के लिए है, इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने का कोशिश करो नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल से खींच लो और बनाओ सब। इन द रीजन